अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वेब डेवलपमेंट के एक और क्रैश कोर्स में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वेब डेवलपमेंट के क्रैश कोर्स में हम सीखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रॉमिस क्या चीज़ है और हम कैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रॉमिसेस को यूज़ करते हैं और क्यों हमें प्रॉमिस बेस्ड एपीआईज़ को यूज़ करना चाहिए जावास्क्रिप्ट के अंदर, जैसे कि फेच एपीआई है। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मुझे जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं प्रॉमिस की, कि प्रॉमिस बेसिकली क्या चीज़ है, तो इसकी अगर मैं ट्रांसलेशन करूं तो प्रॉमिस का मतलब है कि वादा करना। अगर आप किसी चीज़ के या किसी काम करने के लिए कोई वादा करते हैं तो या तो आप वो काम करेंगे या आपसे वो काम नहीं होगा। मतलब या तो आपसे वो काम हो जाएगा या आपसे काम नहीं हो जाएगा। अगर तो आपने जो प्रॉमिस किया उसको फुलफिल कर देते हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो प्रॉमिस है वो रिजॉल्व हो गया। अगर आप उसको फुलफिल नहीं करते तो इसका मतलब है कि वो प्रॉमिस आपका जो है वो रिजेक्ट हो गया। तो यही कॉन्सेप्ट जो प्रॉमिस का है जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज़ किया गया और हमें एक न्यू मेथड प्रॉमिस इंट्रोड्यूस कराया गया जो कि इसी बेस पे काम करता है। और जो मॉडर्न जो मॉडर्न वेब ब्राउज़र्स हैं वो इस एपीआई को प्रॉपरली सपोर्ट करते हैं। ऑल्दो जो पुराने कुछ ब्राउज़र्स हैं वो इसको सपोर्ट नहीं करते, लेकिन स्टिल इट इज़ वेरी इजी टू लर्न और इसको यूज़ करना। और अगर आपको इसकी समझ आ जाए कि ये प्रॉमिस बेस्ड एपीआई बेसिकली कैसे काम करती हैं तो आई एम श्योर कि आप अपने हर प्रोजेक्ट में इसी को यूज़ करेंगे। विद बीइंग सेड दैट, लेट्स गेट टू द प्रैक्टिकल थिंग। तो इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रॉमिस बेसिकली हमें एक इनिशियलाइज़ करने के लिए प्रॉमिस मेथड को यूज़ करना पड़ता है। तो सपोज इसको इनिशियलाइज़ करने का तरीका ये होता है कि हम लिखते हैं लेट या कॉन्स्ट या वार, जो भी आप लिखना चाहें। लेट प्रॉमिस, ये हमने एक वेरिएबल लिया, इज इक्वल टू न्यू प्रॉमिस। ये मेथड हमने इसको पास किया अपने प्रॉमिस वेरिएबल को। अब ये जो प्रॉमिस मेथड है, ये वाला जो प्रॉमिस मेथड है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये हमारे पास प्रॉमिस एक वेरिएबल है। तो ये प्रॉमिस जो मेथड है ये एक कॉल बैक फंक्शन लेता है एज एन इनपुट और इसके अंदर हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ पास होती हैं। एक होती है रिजॉल्व की और दूसरी होती है रिजेक्ट की। मतलब या तो वो प्रॉमिस रिजॉल्व होगा, सक्सेसफुल होगा, या वो प्रॉमिस जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसको इस तरीके से बताऊं कि सपोज अब ये जो रिजॉल्व है ये एक मेथड है और ये रिजेक्ट जो है ये एक अनदर मेथड है। तो यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ रिजॉल्व, राइट, इसके बाद हमारा प्रॉमिस जो है वो रिजॉल्व हो गया। अभी मैंने सिर्फ आपको ये समझाने के लिए सिंपली रिजॉल्व लिखा है, अदरवाइज हमें कुछ कंडीशंस लगानी पड़ती हैं, कुछ चेक्स लगाने पड़ते हैं, तब हम इसको रिजॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अब इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि इसको मैं लिखूंगा कि प्रॉमिस डॉट देन। हमेशा जहन में रखिएगा जो प्रॉमिस होते हैं वो हमेशा देन ऑपरेटर के, जब प्रॉमिस या तो फुलफिल होता है या फुलफिल नहीं होता है, जब वो फुलफिल होता है तो देन पर वो एग्जीक्यूट होता है, देन का मेथड। तो देन भी हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन लेता है और उसके बाद उसमें हमें जो भी आर्गूमेंट्स देने हो, जो भी प्रोसेस करना हो, उसको हम प्रोसेस करते हैं। सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग डन। तो इसका मतलब है कि अगर तो हमारा ये प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाता है तो हमें डन का मैसेज लिखा हुआ नजर आएगा। अदरवाइज अगर सपोज फॉर सम रीजन हमारा जो प्रॉमिस है वो फुलफिल नहीं होता तो उसके लिए फिर एक अलग से मेथड क्रिएट किया गया जो है कैच। उसको इसी प्रॉमिस जो हमने वेरिएबल डिफाइन किया इसके साथ अटैच करेंगे और ये भी एक कॉल बैक फंक्शन लेता है और इसके बाद इसमें हम लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग नॉट डन। ठीक है, ये नॉट डन उस वक्त या कैच मेथड उस वक्त एग्जीक्यूट होता है जब हमारा जो प्रॉमिस है वो रिजेक्ट हो जाता है। अभी चूंकि हमने यहाँ पे रिजॉल्व लिखा हुआ है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट मैंने इसको रिजॉल्व लिख दिया क्योंकि इसके लिए फिर वो लेंथी कोडिंग करनी पड़ेगी। सिर्फ आपको समझाना मकसद है कि जब हम रिजॉल्व कर देंगे तो इट मीन्स जब मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पर आपको मैसेज लिखा हुआ नज़र आ रहा है डन। मैं यहाँ पर ये भी बता दूँ कि मैं इसके लिए JS फिडल को यूज़ कर रहा हूँ ताकि अगर आप ये कोड देखना चाहें तो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। मैं इसका लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो अगर तो ये रिजॉल्व देखें, यहाँ पे हमने बताया कि ये प्रॉमिस रिजॉल्व है। अगर ये मैं कहूँ कि ये प्रॉमिस रिजेक्ट है, कि ये प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ, तो यहाँ पर हमारे पास नॉट डन का मेथड, मतलब मैसेज जो कैच का मेथड है वो एग्जीक्यूट होगा और हमें मैसेज आ जाएगा नॉट डन का।
तो ये है सिंपलेस्ट पॉसिबल एग्जांपल। अच्छा, ये जो रिजॉल्व और रिजेक्ट हैं, ये दोनों जो मेथड्स हैं बेसिकली ये कॉल बैक मेथड्स हैं, तो इनको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। सपोज मैं इसको रेस्ट एंड रेज दे देता हूँ जस्ट फॉर योर कंसर्न, के में भी आप समझ रहे हो कि शायद वो रिजॉल्व और रिजेक्ट जो है वो वही यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमें रेज कॉल करना होगा। अब ये मैंने रेज इस तरीके से क्यों कॉल किया, तो ये इसलिए कॉल किया कि सपोज अगर हम एक var1 लेते हैं तो उसको अगर हम कॉल बैक फंक्शन देंगे तो इस var1 को हमें एग्जीक्यूट करने के लिए इस तरीके से लिखना पड़ता है। तो सेम थिंग हमने यहाँ पे रेस्ट तो लिखा है, ये आप ऐसे समझ रहे होंगे जैसे ये वेरिएबल है, लेकिन इसको हमने एक कॉल बैक फंक्शन असाइन किया हुआ है, एक फंक्शन के इक्वल है। तो इसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमने इसको एज अ मेथड क्यों लिखा है जबकि यहाँ पर ये एज अ प्रॉपर्टी क्यों नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करूँगा तो देखिए यहाँ पर नॉट डन अभी भी लिखा हुआ है। तो ये है हमारे पास सिंपलेस्ट पॉसिबल एग्जाम्पल ऑफ प्रॉमिस। अब यहाँ पर सपोज हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं, इज़ रिजॉल्व्ड इज इक्वल टू, बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसको ट्रू कर देता हूँ। अब मैं अगर लिखता हूँ इफ़ इज़ रिजॉल्व्ड, तो यहाँ पर क्या करे वो रिजॉल्व, और यहाँ पर कोई मैसेज मैं डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ, प्रॉमिस रिजॉल्व, ये मैंने मैसेज एक लिख दिया। एल्स रिजेक्ट प्रॉमिस नॉट रिजॉल्व्ड, ये मैंने दो मैसेज लिख दिए। अब ये जो दो मैसेज है ये कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं, ये जो मैसेज हमने एक यहाँ पे लिखा है और एक यहाँ पर, तो इसके लिए हमने जो देन के अंदर कॉल बैक फंक्शन लिया उसके अंदर एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। तो अब ये जो वेरिएबल है इसके अंदर ये वाली वैल्यू, जो भी वैल्यू यहाँ पर होगी, कोई एरे होगा, कोई जेसन डाटा होगा, एनीथिंग जो भी होगी वो यहाँ पर इस MSG में आ जाएगी। अब इसको मैं डिस्प्ले यहाँ पर करवा देता हूँ, MSG कॉमा डन कर देता हूँ, और यहाँ पर ER आएगा हमारे पास, क्योंकि ये रिजेक्ट जो है तो ये वाला जो वैल्यू है ये हमारे पास इस वेरिएबल में आएगी। तो कैच मोस्टली हम एरर के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर मैं ERR दे देता हूँ, या एरर आप जो भी देना चाहें, ए वेरिएबल नेम इन दोनों जगहों पे दे सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास इस मैसेज में सॉरी यहाँ पर आई थिंक कह रहा है कि रिजॉल्व इज़ नॉट डिफाइंड, ओह सॉरी, क्योंकि मैंने यहाँ पे रेस और रेज लिखा है तो मुझे रेस और इधर भी रेज लिखना है, तो ये इस वजह से ये एरर। ये ध्यान में रखिए कि जो आपने यहाँ पर दी है प्रॉपर्टी वेरिएबल्स वही आपने यहाँ पर भी टाइप करने हैं। तो अब हमारे पास मैसेज आया प्रॉब्लम रिजॉल्व डन। अब फॉर सम रीज़न अगर इज़ रिजॉल्व फॉल्स हो जाता है किसी भी वजह से, तो यहाँ पर अगर हम इसको रन करेंगे तो अब ये देखिए प्रॉमिस नॉट रिजॉल्व और नॉट डन का मैसेज आ गया। तो ये जो प्रॉमिस नॉट रिजॉल्व है ये यहाँ से आया, और जो नॉट डन है वो ये वाला मैसेज आया। तो इस तरीके से हम जो है इनको यूज़ कर सकते हैं प्रॉमिस बेस्ड APIs को। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे डिपेंडेंसी इनसाइड प्रॉमिस, कि कैसे हम प्रॉमिस के अंदर डिपेंडेंसी को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों जस्ट आप ये सोचिए कि हमारे पास 3 डिफरेंट किस्म के प्रोमिसेस हैं। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और अब मैं यहाँ पर सपोज़ कीजिए हमारे पास 3 प्रॉमिस हैं डिफरेंट किस्म के। प्रॉमिस 1 है इज़ इक्वल टू फंक्शन, जो कि एक रिटर्न कर रहा है न्यू प्रॉमिस फंक्शन, और रेस और रेज मतलब रिजॉल्व और रिजेक्शन, तो ये हमें रिटर्न कर रहा है रिजॉल्व। इसी तरीके से मैं 3 यहाँ पर 2 और प्रॉमिस क्रिएट कर लेता हूँ, 2 और 3। बाकी इसमें आप कोई मैसेज लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं रिजॉल्व प्रॉमिस 1, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं रिजॉल्व प्रॉमिस 2, फिर हम यहाँ पर लिख देते हैं रिजॉल्व प्रॉमिस 3। तो अब ये जो 3 हमारे प्रॉमिस हैं, ये सपोज़ कीजिए कि हम ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर जब तक प्रॉमिस 1 रिजॉल्व नहीं होता तब तक हम प्रॉमिस 2 को रिजॉल्व नहीं कर सकते, और जब तक प्रॉमिस 2 रिजॉल्व नहीं होगा हम इसको थर्ड वाला प्रॉमिस रिजॉल्व करने नहीं देंगे। इसको कहा जाता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। मतलब जो हमारे पास ये थर्ड रिजॉल्व है, ये मतलब रेजोल्यूशन है, ये जो भी प्रॉमिस है ये डिपेंडेंट है इस प्रॉमिस के, और ये प्रॉमिस डिपेंडेंट है इसके। तो कैसे इसको करेंगे हम इम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले फर्स्ट वाले को देखेंगे। तो फर्स्ट वाला हमारे पास है प्रॉमिस 1। अब चूंकि हमने यहाँ पे फंक्शन लिखा है, एक फंक्शन बनाया, तो इसको इस तरीके से फंक्शन लिखेंगे, फिर लिखेंगे डॉट देन, और फिर उसके बाद फंक्शन, और यहाँ पर चूंकि हमने रिजॉल्व प्रॉमिस 1 मैसेज लिखा हुआ है तो यहाँ पर मैं लिखूँगा MSG, और यहाँ पर अब जब ये रिजॉल्व हो गया तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ console.log MSG। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट की, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिटर्न प्रॉमिस
2, मतलब हमारा जो प्रॉमिस 1 है वो रिजॉल्व हो गया। तो अब चेक करो प्रॉमिस 2 को। तो प्रॉमिस 2 अगर रिजॉल्व हो जाता है तो यहाँ पर हम एक और देन लगाएंगे। देखिए इस देन को आपने यूज़ करना है इसी प्रॉमिस 1 के साथ, इसको यहाँ पर प्रॉमिस 2 के साथ यूज़ हमने नहीं करना। तो यहाँ पर अगेन फंक्शन MSG वही वेरिएबल ले सकते हैं हम। तो कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर हम MSG को डिस्प्ले कराएंगे और अगर ये रिजॉल्व है तो रिटर्न, यहाँ पर मैं थोड़ा सा एंटर की प्रेस कर लेता हूँ। तो यहाँ पर रिटर्न प्रॉमिस 3। तो ये हमने एक डिपेंडेंसी इंजेक्शन लगाया है। तो अब देन ये लास्ट रिजॉल्व है, तो इसके अगेन हम लिखेंगे MSG, सॉरी यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग ऑल डन। यहाँ पर हम इसको कंसोल में MSG को भी डिस्प्ले करा लेते हैं। अब ये तो हो गया हमारा डिपेंडेंसी जो है ट्रू होने की सूरत में, रिजॉल्व होने की सूरत में। तो यहाँ पर एक हम लिखेंगे कैच और फंक्शन में सॉरी तो फंक्शन में हम यहाँ पर लिखेंगे ERR, मतलब अगर कोई भी एरर है तो कंसोल डॉट लॉग एरर, और यहाँ पर हम ERR लिख देंगे अगर कोई भी एरर आता है, मतलब कोई भी REJ किसी के साथ रिजेक्शन हो जाती है। तो अब मैं इसको रन करता हूँ इसको प्रॉमिस को। तो आप देखिएगा यहाँ पर हमारा मैसेज आया है रिजॉल्व प्रॉमिस 1, रिजॉल्व प्रॉमिस 2, रिजॉल्व प्रॉमिस 3, ऑल डन। मतलब हमारा जो एक दूसरे पे जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन था वो प्रॉपरली डन हो चुका है। अब फॉर सम रीज़न किसी वजह से अगर प्रॉमिस 2 जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, तो अब देखिएगा कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो क्या आएगा कि रिजॉल्व हो गया प्रॉमिस 1, लेकिन एरर आ गया रिजॉल्व प्रॉमिस 2 में। अब यहाँ पर रिजॉल्व प्रॉमिस 2 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर हमने मैसेज में रिजॉल्व लिखा है। मैं इसको रिजेक्टेड प्रॉमिस 2 कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये रिजेक्टेड प्रॉमिस 2। तो यहीं पे पहला तो रिजॉल्व हो गया, जो भी प्रॉमिस था हमारा पहला वो रिजॉल्व हो गया, लेकिन दूसरे प्रॉमिस पे आके वो रिजेक्ट हो गया और यहीं पे हमारा फंक्शन जो है मतलब उसकी एग्जीक्यूशन ख़त्म हो गई। तो तीसरे फंक्शन पे वो गया ही नहीं। तो इस तरह ना सिर्फ हमारी जो प्रोसेसिंग टाइम है वो सेव होता है, बल्कि हमारा जो कोड है वो भी काफ़ी हद तक क्लीन होता है और उसमें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी, और देख सकते हैं कि इफ़ देन एल्स हमने इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया। तो इसके लिए अगर मैं यहाँ पर एक ग्लोबल वेरिएबल ले लूँ इज़ रिजॉल्व, तो इसको मैं ट्रू फॉल्स कर सकता हूँ, या यहाँ पर मैं एज अ वेरिएबल भी पास कर सकता हूँ, कोई वैल्यू स्ट्रिंग वगैरह पास कर सकता हूँ। तो दैट इज़ समथिंग एल्स कि यहाँ पर मैं इसको ट्रू कर दूँ, जैसे इज़ रिजॉल्व्ड एक वेरिएबल मैं ले लेता हूँ इज़ रिजॉल्व्ड। तो यहाँ पर अब मैं इसके अंदर ट्रू पास कर सकता हूँ, फिर इसके अंदर यहाँ पर प्रॉमिस 1 ट्रू देन, और यहाँ पर रिटर्न ट्रू कर सकता हूँ, रिटर्न फॉल्स अगर कर देता हूँ यहाँ पर। तो अब यहाँ पर मैं इसको चेक लगा सकता हूँ, यहाँ पर ये चेक कर सकता हूँ कि इफ़ इज़ रिजॉल्व्ड देन रिस्पॉन्स जो है हमारा ये होना चाहिए, एल्स रिजेक्टेड प्रॉमिस 1। इस तरीके से अब इसको भी हम लिख सकते हैं इफ़ इज़ रिजॉल्व्ड, और यहाँ पर रिजॉल्व्ड प्रॉमिस 2, यहाँ पर भी रिजॉल्व्ड लिख देते हैं। एल्स यहाँ पर हम रिजेक्ट कर देते हैं इसको, ठीक है। और यही चीज़ हम इसी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और इधर भी हम पेस्ट कर देते हैं और इसको 3 कह देते हैं। तो ये हमारे पास, अब यहाँ पर मैं पास कर रहा हूँ, इधर भी ट्रू पास किया मैंने, इधर भी ट्रू पास किया और यहाँ पर मैंने फॉल्स किया। तो रन करूँगा जब, तो देख सकते हैं कि हमारा जो प्रॉमिस 1 है वो रिजॉल्व हो गया, प्रॉमिस 2 है वो भी रिजॉल्व हो गया, जबकि जो प्रॉमिस 3 है वो रिजेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हम जो है डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी कर सकते हैं अपने प्रोमिस की बेस पे। तो ये था डिपेंडेंसी कैसे हम इंजेक्ट करते हैं यूजिंग प्रोमिस, बहुत ही ईजी है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ दो जो इसके मेथड्स हैं प्रोमिस के बहुत ही यूज़फुल, उनको देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके दो मेथड्स हैं जो प्रोमिस के हैं, इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। प्रोमिस का पहला मेथड है ऑल और दूसरा मेथड है रेस। बेसिकली इन दोनों मेथड्स को हम एक एरे ऑफ प्रोमिस पास करते हैं। जैसे हमारे पास ये 3 मैसेज प्रोमिस हैं, हम इन तीनों को एट द सेम टाइम एज एन एरे पास करेंगे और फिर उनकी बेस पे डिसीजन होगा कि आया वो रिजॉल्व होता है या रिजेक्ट होता है। सपोज़ मैं यहाँ पर लिखता हूँ
प्रॉमिस, अब ये मैंने कैपिटल पी लिखा है, ध्यान में रखिएगा कैपिटल पी का मतलब है जो मेथड है ओरिजिनल प्रॉमिस बेस्ड एपीआई का वो लिख रहा हूँ मैं, डॉट, और यहाँ पे मैं लिखूँगा ऑल, फिर यहाँ पर मैं प्रॉमिस 1, ये जो हमने लेट के साथ पहला फंक्शन क्रिएट किया है, फिर प्रॉमिस 2, फिर प्रॉमिस 3, तो ये तीनों मेथड्स मैंने यहाँ पर पास कर दिए। अब यहाँ पर मैं लिखूँगा डॉट देन, और फिर इसके अंदर फंक्शन, और यहाँ पर MSG, जो भी आप वेरिएबल नेम देना चाहें जो भी पास होगा, और यहाँ पर चूँकि हम ट्रू इसको दे रहे हैं ट्रू फॉल्स, तो यहाँ पर भी ट्रू मैं दे देता हूँ, यहाँ पर भी ट्रू दे देता हूँ, और यहाँ पर भी मैं ट्रू दे देता हूँ। अब तीनों में हमारे पास ट्रू है, तो ये हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा मतलब console.log MSG कर देते हैं, अदरवाइज यहाँ पर डॉट कैच लगा देते हैं फंक्शन, इसको थोड़ा सा मैं एंटर कीज प्रेस कर देता हूँ, फंक्शन console.log, और यहाँ पर एरर लिख देता हूँ मैं सिंपली, कोई भी एरर अगर आया तो एरर आ जाएगा यहाँ पर। तो ये अब ऑल क्या मेथड करता है कि ये तमाम जो भी हमारे पास प्रोमिसेस हैं जितने भी हैं, अभी हमारे पास 3 हैं, तो तीनों अगर रिजॉल्व होंगे, ट्रू होंगे, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो एक्यूरेट आएगा। मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रॉमिस 3 के स्पेलिंग आई थिंक मैंने गलत लिख दिए हैं, हाँ जी, प्रॉमिस 3 इस तरीके से लिखना था, वो मैंने कैपिटल P वाला लिख दिया था। तो अब यहाँ पर हमारे पास मैं इसको, अब ये यहाँ पर कट रहा है मैसेज क्योंकि वो नेक्स्ट लाइन पे जा रहा है, तो मैं यहाँ पर प्लस BR लगा देता हूँ। लेट्स सी अगर BR से वो नेक्स्ट लाइन पे आता है कि नहीं आता, नहीं आएगा BR की मदद से। तो यहाँ पर हमारे पास जो रिजॉल्व प्रॉमिस 1 भी आ रहा है, रिजॉल्व प्रॉमिस 2 भी आ रहा है, और रिजॉल्व प्रॉमिस 3 भी हमें नज़र आ रहा है, लेकिन वो स्क्रीन की वजह से मैं इसको थोड़ा स्क्रीन को साइज़ छोटा करता हूँ अगर, तो अभी आपको आई थिंक नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर रिजॉल्व प्रॉमिस 3 भी लिखा हुआ है, थोड़ी सी स्क्रीन छोटी हो गई है, तो लेकिन एनीवेज मैं इसको थोड़ा इधर कर लेता हूँ, चलिए ये कर लेते हैं, ये अब मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, तो अब आई एम श्योर आपको नज़र आ रहा होगा। और ये हमारे पास जो है प्रॉमिस 1 भी रिजॉल्व हो गया, प्रॉमिस 1 रिजॉल्व प्रॉमिस 2 और रिजॉल्व प्रॉमिस 3। अब सपोज फॉर सम रीजंस प्रॉमिस 2 जो है वो हमारा फॉल्स हो जाता है, इस कंडीशन में हमारे पास जो है एरर आ जाएगा, क्योंकि ऑल ने ये रिकमेंडेड है कि ऑल में तमाम प्रोमिसेस जो हैं वो फुलफिल होने चाहिए, देन ही हमारे पास जो है वो प्रॉमिस देन जो रिटर्न होगा, अदरवाइज वो कैच पे चला जाएगा और एरर आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे पास ये जो प्रॉमिस है ये एट द सेम टाइम तीनों प्रोमिसेस को रन करता है। तो ये कैसे रन करता है सेम टाइम पे, इसको देखने के लिए हम यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको हम यहाँ पर इफ़ देन एल्स वाली जो स्टेटमेंट है इसको ख़त्म कर देते हैं, ये वाली हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं, इफ़ देन एल्स वाली हम यहाँ से भी ख़त्म कर देते हैं और यहाँ से भी। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेट टाइम आउट, और यहाँ पे इसको रिज़ॉल्व करता हूँ और 300 और डन 1 लिख देता हूँ, फिर इसी को कॉपी करता हूँ मैं यहाँ से और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और डन 2 कर देता हूँ इसको, और इसी को मैं यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ, और इसको मैं डन 3 कर देता हूँ। तो इसको थोड़ी स्क्रीन साइज़ को मैं इधर ले जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कोई एरर आ रहा है कि कह रहा है कि लेट मिसिंग सेमीकोलन, कहीं पे रिटर्न न्यू प्रॉमिस सेट टाइम आउट डन, ये ठीक तो है, इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई, लेट्स सी, हाँ ठीक है, ये जो है ना ये करली ब्रैकेट्स भी ख़त्म करनी है, बल्कि सॉरी यहाँ पर हमारी करली ब्रैकेट डिलीट हो गई थी, तो ये क्योंकि ये प्रॉमिस रिटर्न करें तो ये इसका क्लोजिंग था, तो इस वजह से वो प्रॉब्लम आ रही थी। तो खैर एनीवेज अब इसको थोड़ा क्लियर करते हैं और रन करते हैं इसको। तो यहाँ पर डन 1 डन 2 डन 3 आ गया। अब मैं इसका जो टाइम है रिस्पॉन्स टाइम है वो मैं 100 कर देता हूँ, इसका 300 रहने देता हूँ, इसका 200 कर देता हूँ। तो अब जब हम इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं फिर भी हमारे पास जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो सेम है, डन 1 पहले रिटर्न हो रहा है, डन 2 फिर डन 3, इसका जो ऑर्डर है वो सेम है। लेकिन हमारे पास जो रेस है, रेस मेथड क्या करता है, रेस मेथड बेसिकली इन तीनों प्रोमिसेस में रेस चेक करता है और जिसका रिस्पॉन्स टाइम सबसे कम होगा उसको सबसे पहले डिस्प्ले करेगा। और दूसरी चीज़, इस रेस में जो एक भी आपका जो प्रॉमिस है वो अगर फुलफिल हो जाता है तो वहीं पर आपका जो कोड है वो रिजॉल्व हो जाएगा। देखिए
मैं इसको रन करता हूँ तो डन 1 पे जाके उसने इसको ख़त्म कर दिया, क्योंकि डन 1 का जो रिस्पॉन्स टाइम है वो 100 मिली सेकेंड है। अगर मैं इसको 500 मिली सेकेंड करके रन करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि डन 3 हो गया, कि अब जो हमारा डन 3 है उसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो 200 मिली सेकेंड है। तो सपोज़ मैं इसको 400 कर देता हूँ, अब रन करता हूँ तो अब हमारे पास डन 2 आएगा, क्योंकि अब हमारा जो डन 2 है उसका रिस्पॉन्स टाइम जो है 300 मिली सेकेंड्स है। तो इस तरीके से इस रेस मेथड को यूज़ करते हुए हम सपोज़ कीजिए कि आपके पास 3 डिफरेंट किस्म की डाटाबेसेस हैं, उन तीनों पे सेम रिकॉर्ड है। अब आप उसको जब तीनों डाटाबेसेस को वो 3 डिफरेंट लोकेशंस पे जब डाटा फेच करते हैं तो जिस सर्वर का भी रिस्पॉन्स टाइम अच्छा आएगा उसका डाटा फेच करके जो रेस मेथड है वहीं पे आपकी एपीआई को वो कर देगा प्रॉमिस कि आपका डाटा जो है वो फुलफिल हो चुका है। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि सम टाइम जो है सर्वर पर लोड की वजह से कभी सर्वर रिस्पॉन्स टाइम अच्छा देता है, कोई एक अच्छा देता है, कभी दूसरा, मतलब कभी प्रॉमिस 1 का रिस्पॉन्स टाइम जैसे पहले 100 था, दूसरी दफ़ा इसका ज़्यादा अच्छा था, फिर इसका ज़्यादा अच्छा हो गया। तो इस तरीके से आपका जो रिस्पॉन्स है, आपकी जो वेबसाइट है प्रॉमिस बेस्ड एपीआई को यूज़ करने की वजह से उसका रिस्पॉन्स आपको अच्छा मिलेगा। मतलब यहाँ पर हमारे पास 3 डिफरेंट सर्वर पे हमारा डाटा मौजूद है, सेम डाटा है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, सेम डाटा होना चाहिए, ये ज़हन में रखिएगा। तो उसकी मदद से हमें फिर आसानी हो जाती है कि हमारा जो रिस्पॉन्स है हमें जल्दी मिल जाता है। तो हम इस तरीके से अपना डाटा को शेयर कर सकते हैं ऑन डिफरेंट लोकेशन, और फिर जिस लोकेशन का रिस्पॉन्स टाइम जितना अच्छा हमें मिलेगा उस टाइम कोई भी एक्सेस कर रहा है, जैसे यूरोप से अगर कोई हमारा डाटा एक्सेस कर रहा है तो एक डाटा हमारा जो यूरोप के क्लोज 3 सर्वर पे पड़ा हुआ है वहाँ से उसको क्विकली मिल रहा है, तो वो डाटा उसको वहाँ से मिलेगा, ना कि अगर हमारा कोई एशिया में सर्वर पड़ा हुआ है वहाँ से उसको मिलना चाहिए। तो ये बेसिकली हमारे पास रेस है। रेस भी ये ध्यान में रखिएगा कि अगर इसमें भी अगर एक भी मेथड रिजेक्ट हो जाता है तो वो रिजेक्ट होगा, लेकिन उसका रिस्पॉन्स टाइम लेट अगर है तो सपोज मैं यहाँ पर बताता हूँ ये हमारे पास 300 सबसे क्विक है, तो मैं अगर यहीं पे रिजेक्ट कर दूंगा इसको तो हमारा जो कोड है यहीं पे एरर शो कर देगा। देखा यहाँ पर एरर आ गया कि अब ये प्रॉमिस आगे जाएगा ही नहीं। ये भी इसी एंड ऑपरेटर के साथ काम करता है कि तमाम रिस्पॉन्स जो है वो रिजॉल्व होने चाहिए, तमाम प्रोमिस रिजॉल्व होने चाहिए। लेकिन सपोज़ ये रिजॉल्व नहीं होता, ये रिजॉल्व हो गया, ये रिजेक्ट हो गया, तो अब तो हमारा जो प्रॉमिस है वो डन 2 पे है, यहीं पे सॉल्व हो गया, उसको इधर आके चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ये रिजेक्ट हो या रिस्पॉन्स इनका मतलब रिजॉल्व हो उसको उससे कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन सपोज़ कीजिए इसका रिस्पॉन्स टाइम भी 300 है और उसका रिस्पॉन्स टाइम भी 300 है, तो दोनों में से इसने डाटा हमें रिटर्न कर दिया, इसने हमें रिजेक्ट कर दिया, लेकिन हमें जो डाटा मिला देन पहले कॉल हो रहा है और कैच बाद में, तो देन ने हमें डाटा जो है वो शो कर दिया, डन 2 पे डाटा हमारे पास आ गया। अब सपोज इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है अगर मैं 400 कर देता हूँ, मतलब इसका रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा हो गया, तो हमारा एरर आ जाएगा। तो इस सूरत में जहन में रखिएगा कि ये भी जो हमारा काम है ये भी रिजॉल्व की सूरत में ही सारा काम करता है कि रिजॉल्व होना चाहिए, तभी हमें प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलता है। तो इस तरीके से हम दोस्तों प्रॉमिस बेस्ड एपीआईज़ को यूज़ करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देन हमने कितनी दफ़ा लगाया, एक दफ़ा यहाँ पर देन लगाया और फिर हमने यहाँ पर प्रॉमिस 2 को रिटर्न किया, फिर प्रॉमिस हमने 3 को पहले प्रॉमिस रेस इस पर हमने यहाँ पर तीनों वो तो हमने उसमें किया था डिपेंडेंसी में, तो यहाँ पर हमने तीनों प्रॉमिस सेम टाइम पे इसको पास किए। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मैं इसको फॉल्स, यहाँ पर अब इसकी फॉल्स की तो खैर ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हमने वो लॉजिक ही चेंज कर दिया। ये आप रिमूव कर दीजिएगा, मैंने इसलिए रिमूव किया ताकि आप कहीं ये ना समझें कि हमने यहाँ पर इसको पास करना है वैल्यूज़ को। तो ये हमारा जो रिटर्न रिज़ल्ट है वो यहीं पे आएगा। तो दोस्तों ये है हमारे पास प्रॉमिस, और इस तरीके से हम प्रॉमिस को यूज़ कर सकते हैं। और जो फेच एपीआई है हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर, जिसका मैं ऑलरेडी एक क्रैश कोर्स बना चुका हूँ, वो भी बेसिकली इसी तरीके से काम करके उसमें पहला देन जो होता है वो हमें रिस्पॉन्स मतलब प्रॉमिस रिटर्न करता है कि जी डाटा हमारे पास आ गया, और जो दूसरा देन होता है उसमें वो हमें एक्चुअल डाटा जिसको हम रिस्पॉन्स डॉट जेसन में रिस्पॉन्स लेते हैं तो उसमें वो रिटर्न करता है हमें उसको, जिस तरीके से यहाँ पे डिपेंडेंसी वाले कोड में हमने देखा था कि पहला प्रॉमिस 1 डॉट रिजॉल्व हुआ। चलिए मैं दोबारा यहाँ पर आपको लिख के बता देता हूँ। प्रॉमिस 1 डॉट देन, और यहाँ पे फंक्शन था, फिर इसके बाद हमने किया था रिटर्न प्रॉमिस 2, फिर हमने डॉट देन लगाया था और उसके अंदर फंक्शन लिखा था, फिर हमने लिखा था रिटर्न प्रॉमिस 3, फिर उसके अंदर हमने देन लगाया था और उसके अंदर हमने फंक्शन लिखा
और फिर यहाँ पर जो भी हमारा लास्ट मतलब मैसेज है कंसोल डॉट लॉग डन का हमने यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले कराया, और यहाँ पर फिर हमने लास्ट में कैच फंक्शन लिखा जिसमें हमारा जो भी एरर है हम उसको कंसोल डॉट लॉग में एरर शो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आप यहाँ पर देखेंगे कि एरर हमारे पास आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि एक जो है ये जो पहला ही है वो रिजेक्ट हो रहा है, तो इस वजह से वो उस पर एरर आ रहा है। अब मैं इसको रिजॉल्व कर देता हूँ, मतलब ये रिजॉल्व हो गया। तो अब हमारे पास यहाँ पर देखिए तीनों रिजॉल्व हो गए, हमारे पास डन का जो कंसोल डॉट लॉग में है वो डन का मैसेज आ गया। तो तीनों ने थोड़ा सा टाइम लिया, इसलिए मतलब इसने 300 मिली सेकेंड, 400 मिली सेकेंड, 500 मिली सेकेंड, ऑलमोस्ट 1 सेकेंड इन्होंने लिया है मुझे मैसेज डिस्प्ले करवाने में। ये देखिए ऑलमोस्ट 1 सेकेंड। अगर आप इसको देखना चाहें तो इसको भी मैं 5 कर देता हूँ, इसको भी 5 कर देता हूँ, 500। तो ये अब हमारे पास देखिए, ये देखा आपने। तो दोस्तों इस तरीके से हम प्रॉमिस बेस्ड एपीआईज़ को यूज़ कर सकते हैं। और आई रिकमेंड कि अगर आप नेक्स्ट अपना कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट बनाने चाह रहे हैं तो उसमें मोस्टली आप इसी फेच एपीआई को यूज़ कीजिए एज़ कम्पेयर टू अजैक्स या जेक्यूरी, क्योंकि जेक्यूरी के लिए आपको जैसे लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ती है। लेकिन डेफिनेटली अगर आप कोई और भी उसमें फंक्शनैलिटी ऐड कर रहे हैं, कोई प्लगइन जेक्यूरी का यूज़ कर रहे हैं, तो देन यू हैव टू यूज़ जेक्यूरी, यू हैव नो अदर ऑप्शन। लेकिन आई विल रिकमेंड कि $.ajax, $.post, $.get की बजाय आप फेच एपीआई को यूज़ करना शुरू कीजिए। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ मेरा ये ट्यूटोरियल भी आपको पसंद आया होगा और आप इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।